नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वन शॉट क्लास यानी कि 12th क्लास का जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी पॉलिटिकल साइंस की, उसका पार्ट 1 तो कंप्लीट इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो है हम अगर देखें तो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 क्लास 12th का पूरे के पूरे 7 के 7 चैप्टर इसी वीडियो में करने वाले हैं। मैराथन क्लास है और इस क्लास में आप जो है पूरे 7 चैप्टरों को आपके सामने इसमें एक समरी के रूप में मैंने पेश किया है। वैसे इसके अलावा मैंने प्रत्येक चैप्टर की भी वीडियो बनाकर आपके डाल दी है। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। और ये शॉर्ट है आपका, यानी कि मान सकते हैं एक तरह से शॉर्ट है बिल्कुल, ये वन शॉट इसको कहा जाएगा। और इसमें आपकी कंप्लीट 7 के 7 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। आइए देखते हैं, जिसका सबसे पहला चैप्टर रहेगा आपका द्विव ध्रुवीयता का अंत। तो इसको देखते हैं। उसके बाद इसी तरह से इसके जो कर्म जो आपके चैप्टर रहेंगे उन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नमस्ते। चलिए आज 20वीं सदी की एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक सुपर पावर के बिखरने की और उसके साथ साथ एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के खत्म हो जाने की। जरा सोच कर देखिए क्या हो अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों में से एक अचानक गायब हो जाए। नहीं नहीं, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये हकीकत थी सोवियत संघ के टूटने की। एक ऐसी घटना जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे कि ये दो सुपर पावर्स वाली दुनिया आखिर थी कैसी। फिर जानेंगे कि सोवियत सिस्टम में अंदर ही अंदर क्या गड़बड़ चल रही थी। इसके बाद हम गोर्बाचेव के बड़े और जोखिम भरे सुधारों पर नजर डालेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे देखते देखते सब कुछ ढह गया। और आखिर में हम बात करेंगे कि इसके बाद दुनिया कैसी होगी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, ए वर्ल्ड ऑफ टू पावर्स। ये वही दौर है जिसे इतिहास में कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद करीब करीब 40-45 साल तक पूरी दुनिया साफ साफ दो टीमों में बटी हुई थी। एक टीम का कैप्टन था अमेरिका और उसका गुट, और दूसरी का था सोवियत संघ और उसका खेमा। और बस इन्हीं दोनों की खींचतान, इन्हीं की राइवलरी उस पूरे दौर की पहचान बन गई। और जानते हैं, इस सिस्टम को एक खास नाम दिया गया है, बायपोलैरिटी। हिंदी में कहें तो द्विध्रुवीयता। ये शब्द इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब बहुत सिंपल है। एक ऐसी दुनिया जहां पावर के सिर्फ दो सेंटर थे, दो पोल्स, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। और दुनिया के बाकी देशों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, उन्हें किसी न किसी एक खेमे में जाना ही पड़ता था। लेकिन सवाल यह है कि बाहर से इतना ताकतवर दिखने वाले इस सोवियत संघ के अंदर चल क्या रहा था। और यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, सोवियत सिस्टम में वो दरारें, वो कमजोरियां जो इस सुपर पावर को अंदर से दीमक की तरह खा रही थीं। देखिए, सोवियत संघ के वादों और उसकी हकीकत में ना एक बहुत बड़ी खाई थी। वादा था कि इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगी, पर असलियत में वो थम सी गई थी। नारे लगते थे जनता की भलाई के, लेकिन हकीकत ये थी कि दुकानों पर रोजमर्रा की चीजों की भी किल्लत थी। और अमेरिका से होड़ करने के चक्कर में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च हो रहा था, जबकि आम लोगों की जरूरतें पीछे छूटती जा रही थीं। तो सवाल उठता है कि ये ठहराव आया क्यों? आखिर गड़बड़ कहाँ थी? पहली बात तो ये कि एक पार्टी का सिस्टम धीरे धीरे तानाशाही में बदल गया था। न कोई जवाबदेही, न लोकतंत्र, और बोलने की आज़ादी तो भूल ही जाइए। दूसरा, हर छोटी बड़ी चीज पर सरकार का कंट्रोल था, जिससे इनोवेशन या नए आइडियाज के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। फिर 1979 में अफगानिस्तान में दखल देना एक बहुत बड़ी और महंगी गलती साबित हुई, जिसने इकोनॉमी को और डुबो दिया। और शायद सबसे जरूरी बात, लोगों को अब पता चलने लगा था कि वेस्ट की दुनिया में कितनी तरक्की और खुशहाली है, और इस जानकारी ने उन्हें अपने ही सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अब ऐसे बिगड़ते हालात के बीच 1985 में एंट्री होती है एक नए लीडर की, मिखाइल गोर्बाचेव। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा पड़ाव, गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स। ये उस डूबते जहाज को बचाने की एक आखिरी पर बहुत ही रिस्की कोशिश थी। गोर्बाचेव बेसिकली दो बड़े आइडियाज लेकर आए। पहला था ग्लासनोस्त, जिसका मतलब है ओपननेस या खुलापन। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने सालों से जमी चुप्पी को तोड़ा। लोगों को पहली बार सरकार की आलोचना करने, सवाल पूछने की आज़ादी मिली। मकसद साफ था, सिस्टम में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को कम करना।
उनका दूसरा बड़ा आइडिया था पेरेस्ट्रॉइका, यानी रीस्ट्रक्चरिंग या पुनर्रचना। सिंपल भाषा में समझें तो अगर ग्लासनोस्त पॉलिटिकल ओपननेस थी, तो पेरेस्ट्रॉइका थी इकोनॉमिक ओपननेस। इसका मकसद था रुकी हुई इकोनॉमी में फिर से जान फूंकना। सरकारी कंट्रोल कम किया गया और इंडस्ट्री को खुद फैसले लेने की थोड़ी आज़ादी दी गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सुधारों से बात बनी? इसका जवाब खुद गोर्बाचेव की शब्दों में ही है। उन्होंने कहा, मैंने ये सुधार शुरू किए और मेरे मार्गदर्शक सितारे स्वतंत्रता और लोकतंत्र थे। पुरानी व्यवस्था ढह गई, इससे पहले कि नई व्यवस्था को काम करना शुरू करने का मौका मिलता। मतलब साफ है, इरादे तो अच्छे थे, लेकिन नतीजा उनकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा निकला। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सिस्टम को बचाने की कोशिश ही उसके टूटने की वजह बन गई। और अब हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, द अनस्टॉपेबल कोलैप्स। ये एक डोमिनो इफेक्ट ही तरह था, जहां एक के बाद एक सब कुछ गिरता चला गया। असल में इन सुधारों ने आज़ादी की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसे कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं रहा। चलिए, सोवियत संघ के आखिरी कुछ सालों की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं कि कैसे सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ। नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये गुलामी का प्रतीक था, और इसके गिरने ने पूरे ईस्टर्न यूरोप में आज़ादी की लहर दौड़ा दी। फिर 1990 में लिथुआनिया सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य बना। और बस इसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश की। हालांकि ये कोशिश नाकाम रही, पर इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को बुरी तरह कमजोर कर दिया। और आखिर में दिसंबर 1991 में सोवियत संघ को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। तो सोवियत संघ तो इतिहास बन गया, पर सवाल ये है कि इसके बाद दुनिया कैसी दिखी? और यही है हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा। इस बिखराव के नतीजे क्या हुए और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बना? सोवियत संघ से आज़ाद हुए देशों ने, खासकर रूस ने, एक बहुत ही दर्दनाक इकोनॉमिक मॉडल अपनाया जिसे शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। ये ठीक वैसा था जैसे किसी को बिना तैयारी के सीधे गहरे पानी में धकेल दिया जाए। मतलब कंट्रोल्ड इकोनॉमी से सीधे फ्री मार्केट कैपिटलिज्म में छलांग। रातों रात सरकारी कंपनियां बिक गईं, चीज़ों के दाम आसमान पर पहुंच गए, और इसका सबसे बुरा असर पड़ा आम लोगों पर। उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बड़े नतीजे क्या निकले। सबसे पहली बात, कोल्ड वॉर खत्म हो गया और उसके साथ ही हथियारों की होड़ भी। दूसरी, दुनिया में अब सिर्फ एक ही सुपर पावर बची, अमेरिका। तीसरा, दुनिया के नक्शे पर 15 नए देश सामने आए। चौथा, कई जगहों पर नए और हिंसक संघर्ष शुरू हो गए। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा नतीजा ये था कि वो 40-45 साल पुराना बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो गया। ये सिर्फ एक देश का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत। तो दो ध्रुवों वाली दुनिया तो खत्म हो गई, पर सोचने वाली बात यह है कि जो नई दुनिया बनी, क्या वो पहले से ज्यादा स्थिर थी, ज्यादा शांत थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस होड़ में देखिए, तीन बिल्कुल अलग-अलग तरह के दावेदार मैदान में हैं। बिल्कुल। और यही आज की हमारी पड़ताल का विषय भी है। हाँ, एक तरफ तो है यूरोपियन यूनियन, मतलब एक पुराना, अमीर और आप कह सकते हैं नियमों पर चलने वाला क्लब। हम्म। दूसरी तरफ है आसियान, जो एक शांत, पर्दे के पीछे काम करने वाले माहिर डिप्लोमेट की तरह है। और फिर मैदान में उतरे हैं कुछ नए खिलाड़ी, ब्रिक्स। हाँ ब्रिक्स, जो पुराने सिस्टम को सीधी चुनौती देने आए हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही देखेंगे कि ये सत्ता के अलग अलग केंद्र दुनिया को कैसे चला रहे हैं या चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ कुछ संगठनों की कहानी नहीं है, नहीं। ये इस बात की कहानी है कि आने वाले कल की दुनिया कैसी दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन यानी ईयू से। कागज पर देखें तो ये एक आर्थिक महाशक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। लेकिन क्या ये वाकई में एक पावर सेंटर है? ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ईयू की कहानी शुरू होती है एक शानदार विचार से। हम्म। द्वितीय विश्व युद्ध की राख पर यूरोप के जो सदियों पुराने दुश्मन थे, फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने तय किया कि वो फिर कभी नहीं लड़ेंगे। और इसका तरीका क्या निकाला? उन्होंने कहा, अपने कोयले और स्टील को एक साथ मिला दो। हाँ, मतलब अपनी युद्ध की मशीनरी को ही साझा कर लो। यहीं से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन ये तो सिर्फ एक कारोबारी समझौता नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा छिपी हुई थी। हाँ,
एक देश की तरह दिखने वाली हर चीज को अपनाना, जैसे अपना झंडा। अपना राष्ट्रगान, यहाँ तक कि अपनी करेंसी यूरो। हम्म यूरो। ये सदियों की दुश्मनी को मिटाकर एक यूरोपीय पहचान बनाने का एक बहुत साहसी प्रयोग था। बिल्कुल। और इसी प्रयोग ने इसे एक अजीब तरह की ताकत दी है। हाँ। हम इसकी राजनीतिक या सैन्य ताकत पर तो बहस कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेगुलेटरी ताकत, मतलब नियम बनाने की ताकत। हाँ, नियम बनाने की ताकत, वो बेजोड़ है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रसेल्स इफेक्ट। ब्रसेल्स इफेक्ट, हम्म ये क्या है? थोड़ा समझाएंगे? जरूर। जब ईयू अपने मान लीजिए 50 करोड़ नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए जीडीपीआर जैसा कोई कानून बनाता है, हाँ। तो गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को भी पूरी दुनिया में अपने नियम बदलने पड़ जाते हैं। अरे वाह! मतलब ईयू अपने लिए नियम बनाता है और पूरी दुनिया उसे फॉलो करने पर एक तरह से मजबूर हो जाती है। एग्जैक्टली। ये तो ये तो बिना सेना भेजे दुनिया पर राज करने जैसा है। एक तरह से हाँ। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। क्या? जब भी कोई बड़ा वैश्विक संकट आता है, हम्म, जैसे सीरिया में गृह युद्ध हुआ या लीबिया का पतन, तो ईयू एक आवाज में क्यों नहीं बोल पाता? हम्म, ऐसा क्यों लगता है कि ये एक आर्थिक शेर है, लेकिन राजनीतिक? चूहा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही ईयू की सबसे बड़ी चुनौती है और उसकी बनावट का बुनियादी विरोधाभास भी यही है। कैसे? देखिए, आर्थिक मामलों पर 27 देश मिलकर एक फैसला ले सकते हैं हम्म, क्योंकि उसमें सबका फायदा है। ठीक है। लेकिन जब बात विदेश नीति या रक्षा की आती है, तो हर देश का अपना राष्ट्रीय हित सामने आ जाता है। मतलब? मतलब जर्मनी रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को लेकर चिंतित है, हम्म, तो फ्रांस अफ्रीका में अपनी भूमिका को लेकर। अच्छा। नतीजा ये होता है कि जब मिलकर कोई बड़ा एक्शन लेने की बारी आती है, तो वे अक्सर बट जाते हैं तो एक तरफ अंदरूनी बाजार की जबरदस्त ताकत। और दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर एक साझा आवाज की कमी। ये दिखाता है कि एक औपचारिक नियमों पर आधारित सिस्टम बनाना और चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, और यू की यही चुनौती हमें एक बिल्कुल अलग मॉडल की तरफ ले जाती है। किस तरफ? क्या हो अगर आप एक ऐसा संगठन बनाएं जिसका मूल मंत्र ही हो, टकराव से बचो और औपचारिक नियमों से दूर रहो। अच्छा। यही फलसफा हमें दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान के मॉडल में देखने को मिलता है। आसियान। हाँ, आसियान का नाम आते ही यूरोपियन यूनियन जैसा कोई भव्य ढांचा दिमाग में नहीं आता। नहीं आता। ये बहुत ही लो प्रोफाइल रहता है, लेकिन अपने क्षेत्र में इसका प्रभाव बहुत गहरा है। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है आसियान वे, आसियान वे। यानी आसियान शैली। ये टकराव से बचने, अनौपचारिक बातचीत और आम सहमति बनाने पर जोर देता है। मतलब कोई बड़ा मुख्यालय नहीं जो ब्रुसेल्स की तरह सब पर हुक्म चलाए। हाँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ फैसले धीरे धीरे सबकी रजामंदी से लिए जाते हैं। हम्म। इसका मकसद कभी भी एक सुपर स्टेट बनना था ही नहीं। तो फिर मकसद क्या था? मकसद था सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ाना, शांति बनाए रखना और सबसे जरूरी, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देना। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या ये असल में काम करता है? हम्म खासकर एक ऐसे क्षेत्र में जहां चीन जैसी महाशक्ति हो और सदस्य देशों के बीच भी पुराने विवाद हो। देखिए, ये काम करता है, लेकिन एक अलग तरीके से। आसियान की असली ताकत उसकी सैन्य या आर्थिक शक्ति नहीं है, तो फिर क्या है? उसकी बुलाने की शक्ति है, कन्वीनिंग पावर। कन्वीनिंग पावर। मतलब मतलब? मतलब ये एक ऐसा मंच है जहां दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें, अमेरिका, चीन, रूस, भारत, जापान, सब आकर एक मेज पर बैठती हैं और बात करती हैं। आसियान रीजनल फोरम इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा संवाद है। अच्छा, तो मतलब आसियान खुद एक खिलाड़ी होने से ज्यादा एक रेफरी की तरह है। या एक मैदान की तरह। हाँ, एक मैदान की तरह जहां बाकी बड़े खिलाड़ी आकर खेलते हैं। बिल्कुल सही। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आसियान को एक अनिवार्य मध्यस्थ बना देता है। हम्म। जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता है, तो आसियान ही वो जगह है जहां दोनों देशों के अधिकारी एक कमरे में होते हैं। अच्छा। और इसकी एक मजेदार मिसाल भी है। आसियान की बैठकों में फैमिली फोटो एक बहुत बड़ा रिवाज है। फैमिली फोटो। हाँ, सब नेता एक खास तरह की रंगीन शर्ट पहनकर साथ खड़े होते हैं। ये छोटी सी बात उनके हम दुश्मन नहीं है, एक परिवार है वाले अंदाज को दिखाती है। ये टकराव टालने की कूटनीति है। तो एक तरफ ईयू का नियमों वाला औपचारिक मॉडल, दूसरी तरफ आसियान का अनौपचारिक और लचीला मॉडल। जी। लेकिन हाल के सालों में एक तीसरा ग्रुप उभरा है जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है हम्म और उसका एक ही संदेश है,
अब पुराने नियम नहीं चलेंगे, हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स ब्रिक्स का उदय 21वीं सदी की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे देश, जिनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं और संस्कृतियां बिल्कुल अलग हैं, वो एक साथ आए हैं। और इन्हें एक साथ लाने वाली चीज क्या है? एक साझा नाराजगी। नाराजगी। किस बात की नाराजगी है? इस बात की कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था बनी थी, यानी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। हाँ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उस पर पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका का दबदबा है। अच्छा। ब्रिक्स देशों का मानना है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब फैसले लेने की बारी आती है तो उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। और उन्होंने सिर्फ शिकायत नहीं की है ना, नहीं। उन्होंने इसका एक ठोस जवाब भी दिया। अपना खुद का बैंक बना लिया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। बिल्कुल, एनडीबी। ये तो ऐसा है कि अगर आप हमें अपनी टेबल पे ठीक से जगह नहीं देंगे तो हम अपनी खुद की टेबल बना लेंगे। ये सिर्फ एक टेबल बनाने जैसा नहीं है, तो फिर ये एक पूरी समानांतर वित्तीय व्यवस्था बनाने की दिशा में पहला कदम है। एनडीबी इन देशों को और दूसरे विकासशील देशों को उन शर्तों पर कर्ज देता है जो शायद वर्ल्ड बैंक से ना मिले। मतलब ये सीधे तौर पर पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती है। हाँ, कुछ विश्लेषक तो इसे एक तरह का वित्तीय शीत युद्ध भी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, पूछिए। इस ग्रुप के अंदर ही तो गहरे मतभेद हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर दशकों से तनाव है। है। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी अलग-अलग हैं। तो क्या ये ग्रुप सच में एकजुट होकर पुरानी व्यवस्था को बदल सकता है? ये ब्रिक्स का सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर इनकी एकता का आधार क्या है? उनकी एकता इस साझा लक्ष्य से आती है कि दुनिया बहुध्रुवीय होनी चाहिए। बहुध्रुवीय मतलब मल्टीपोलर। हाँ, उनका तर्क है कि एक देश के दबदबे वाली दुनिया अस्थिर और अन्यायपूर्ण है। हम्म। वे एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां शक्ति कई केंद्रों में बटी हो, भले ही चीन और भारत के बीच आपसी मुद्दे हों। हाँ। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात आती है या फिर व्यापार नियमों को बदलने की, तो वे अक्सर एक ही भाषा बोलते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनकी अंदरूनी दरारें गहरी हैं, लेकिन बाहरी व्यवस्था से उनकी नाराजगी उन्हें एक साथ बांधे रखती है। बिल्कुल। तो हमारे सामने तीन मॉडल हैं। ईयू, जो एकीकरण और साझा संप्रभुता के जरिए ताकतवर बना। हम्म। आसियान, जो तटस्थता और कूटनीति के जरिए प्रासंगिक बना हुआ है। जी। और ब्रिक्स, जो मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देकर अपनी जगह बना रहा है। ये सब एक बड़ी कहानी की तरफ इशारा करते हैं किस कहानी की तरफ? कि अब देश अकेले नहीं चल सकते। बिल्कुल सही कहा। आज की दुनिया इतनी ज्यादा जुड़ी हुई और जटिल है कि कोई भी देश, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपनी सारी समस्याएं अकेले नहीं सुलझा सकता। जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद। आर्थिक मंदी। इन सब चुनौतियों के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है। और ये संगठन अपने सदस्य देशों को एक बड़ा मंच, एक बड़ा बाजार और एक सामूहिक आवाज देते हैं। यही आज की वैश्विक राजनीति की हकीकत है। तो आज के इस पूरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि यूरोपीय संघ ने कैसे युद्ध की राख से उठकर एक आर्थिक साम्राज्य बनाया। लेकिन वो आज भी एक राजनीतिक महाशक्ति बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। हाँ, फिर हमने आसियान के शांत और धैर्यवान मॉडल को समझा, जो सैन्य ताकत के बजाय अपनी कूटनीतिक भूमिका से बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाता है और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है। और आखिर में हमने ब्रिक्स को देखा, एक मुखर चुनौती के रूप में। जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती ताकत और एक नई विश्व व्यवस्था की उनकी मांग का प्रतीक है। इन सब से एक बात तो साफ है क्या? कि सत्ता का केंद्र अब किसी एक पते पर नहीं रहता। ये बंट चुका है और लगातार बदल रहा है। और ये दुनिया को ज्यादा जटिल बनाता है। ज्यादा जटिल और शायद ज्यादा अप्रत्याशित भी, लेकिन शायद ज्यादा लोकतांत्रिक भी। ये एक दिलचस्प नजरिया है। हर संगठन की अपनी ताकत है, अपनी कमजोरियां हैं और दुनिया को देखने का अपना एक नजरिया है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे ये अलग अलग शक्ति केंद्र और मजबूत होंगे, क्या हम इनके बीच सहयोग बढ़ता हुआ देखेंगे या फिर एक नए तरह का टकराव? ये बहुत अहम सवाल है। क्या दुनिया नए गुटों और दीवारों में बढ़ जाएगी? एक आर्थिक दीवार, एक डिजिटल दीवार, एक राजनीतिक दीवार, और इस महाशक्तियों की लड़ाई में एक आम इंसान के तौर पर हमारी और आपकी जगह। काफी उलझे हुए और दिलचस्प इलाके का एक खाका पेश करते हैं। तो आज का मिशन एकदम साफ है। इन नोट्स को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करके हम दक्षिण एशिया में डेमोक्रेसी की कहानी को समझेंगे। यहाँ के सबसे बड़े झगड़ों की जड़ क्या है और साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिशें कैसी रहीं, ये सब देखेंगे। क्या बात है। चलिए,
इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इस इलाके की सियासत को असल में कौन सी ताकतें चला रही हैं। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। हम्म, दुनिया की लगभग चौथाई आबादी यहाँ रहती है। हम्म, ये एक ऐसी लैब है जहाँ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट, सदियों पुरानी दुश्मनी और मतलब भविष्य की उम्मीदें सब एक साथ मौजूद हैं। सही कहा, एक तरह की पॉलिटिकल लैब। तो चलिए इसी लैब के पहली एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र। जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की कहानी एक सीधी लाइन में तो बिल्कुल नहीं चलती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक कैनवस है जिस पर हर तरह के रंग बिखरे पड़े हैं और यही बात इसे फैसिनेटिंग बनाती है। हाँ। हर देश का एक्सपीरियंस एकदम अलग है। अगर भारत में लोकतंत्र की गाड़ी मतलब कमोबेश पटरी पर रही है, तो उसके पड़ोसियों की कहानी में जबरदस्त उतार चढ़ाव है। और यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है, खासकर जब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखते हैं। इन देशों में ऐसा क्यों है कि सत्ता का पेंडुलम मिलिट्री और सिविलियन सरकार के बीच झूलता रहता है? ये एक पैटर्न सा क्यों बन गया है? देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सिर्फ ये कह देना कि सेना ताकतवर है, वो काफी नहीं है। पाकिस्तान के केस में सेना खुद को सिर्फ देश की सीमाओं का नहीं, बल्कि उसकी विचारधारा का रक्षक मानती है। अच्छा। डूबी हैं या देश को अस्थिर कर रही हैं, तो वो इसे अपना कर्तव्य समझकर सत्ता पर कब्जा कर लेती हैं। मतलब ये एक तरह का गार्डियन कॉम्प्लेक्स है हम्म। कि हम ही असली रखवाले हैं, ये नेता तो सब गड़बड़ कर देंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और यही साइकिल बार बार दोहराई जाती है। एक लोकतांत्रिक सरकार आती है, उस पर अयोग्यता के आरोप लगते हैं, फिर सेना देश को बचाने के लिए आ जाती है, और फिर कुछ सालों बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में या अंदरूनी प्रदर्शनों के कारण वो वापस चुनाव करवाती है। बांग्लादेश की कहानी भी 1971 में आजादी के बाद कुछ ऐसी ही रही है। अच्छा, वहां भी सेना की भूमिका बड़ी रही है। हाँ, वहां भी सेना ने राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाई। इन दोनों देशों में वो जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं, वो कभी उतनी मजबूत जड़ें नहीं जमा पाई। और अगर हम थोड़ा और पूरब की तरफ देखें तो नेपाल की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। राजशाही से लोकतंत्र तक का सफर, ये तो बहुत ही लंबा और मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। नेपाल का मामला यूनिक है क्योंकि वहां लड़ाई सिर्फ मिलिट्री से नहीं थी, बल्कि सदियों पुरानी राजशाही से थी। हाँ, ये एक बड़ा फर्क है। एक लंबा जन आंदोलन चला, जिसमें माओवादी विद्रोह में भी एक बड़ी भूमिका निभाई, और आखिरकार 2008 में राजशाही खत्म हुई। पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई होगी। नहीं, उसके बाद नया संविधान बनाने में सालों लग गए। देश को एक सेक्युलर फेडरल रिपब्लिक बनाने की प्रक्रिया में कई राजनीतिक संकट आए। ये दिखाता है कि सिर्फ राजा को हटा देना काफी नहीं होता। एक पूरी नई पॉलिटिकल सिस्टम को खड़ा करना एक अलग ही चुनौती है। और फिर श्रीलंका का मामला है जो इस पहेली को और भी उलझा देता है। वहां तो एक मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा रही है, भारत की तरह ही, लेकिन जातीय संघर्ष ने उसने सब कुछ बदल दिया। ये और तमिल समुदायों के बीच का जो संघर्ष था, वो दशकों तक चले एक क्रूर गृह युद्ध में बदल गया। और उसने सिर्फ जाने ही नहीं ली। नहीं, उसने श्रीलंका के लोकतंत्र की आत्मा पर भी हमला किया। प्रेस की आजादी पर सेंसरशिप, मानवाधिकारों का हनन, और एक बहुत मजबूत, वो क्या कहते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस का ढांचा खड़ा हो गया। युद्ध खत्म होने के सालों बाद भी उसका असर वहां की राजनीति और समाज पर आज भी दिखता है। तो इन सब कहानियों को अगर एक साथ रखकर देखें तो एक बात साफ नजर आती है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, एक संघर्ष। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इतनी अस्थिरता, इतने संघर्षों के बावजूद इन सभी देशों में आम लोगों के बीच लोकतंत्र की मांग लगातार बनी हुई है। लोग बार बार सड़कों पर आते हैं, वोट डालते हैं और बेहतर शासन की उम्मीद करते हैं। ये जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन है, यही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत और उम्मीद है। ठीक है, तो ये तो हुई देशों के अंदर की कहानी, लेकिन इस पूरे इलाके पर एक बहुत बड़ा साया हमेशा मंडराता रहता है, जो इन सब चीजों पर असर डालता है। भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव। हाँ, भारत पाकिस्तान, ये सिर्फ दो देशों का आपसी झगड़ा तो नहीं है ना? है ना? बिल्कुल नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष दक्षिण एशिया की राजनीति का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इन नोट्स में भी इस पर खास जोर दिया गया है। ये सिर्फ कश्मीर को लेकर जमीन का विवाद नहीं है। इसकी जड़ें गहरी हैं। हाँ, इसकी जड़ें 1947 के बंटवारे, पहचान और दो अलग-अलग राष्ट्रीय विचारधाराओं में है। इस एक संघर्ष की वजह से पूरे क्षेत्र का माहौल तय होता है। और इसका असर क्षेत्रीय सहयोग पर, रीजनल कोऑपरेशन पर कैसे पड़ता है? ये तो रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा होगा। सबसे बड़ा, आप कल्पना कीजिए,
जब दो सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देश एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हैं, तो पूरे मोहल्ले का माहौल कैसा होगा? तनाव भरा। हाँ, कोई भी बड़ी पहल, चाहे वो एनर्जी पाइपलाइन हो, ट्रेड कॉरिडोर हो या आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई हो, वो इस अविश्वास की दीवार से टकराकर रुक जाती है। इस संघर्ष ने पूरे दक्षिण एशिया को एक तरह से बंधक बना रखा है। इसी बात से जुड़ा एक और अहम पहलू है, और वो है भारत की भूमिका। साइज, आबादी, इकोनॉमी, हर लिहाज से भारत इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। तो अपने पड़ोसियों के साथ इसके रिश्ते पूरे इलाके की तस्वीर कैसे बनाते हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो भारत के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ उसके पड़ोसी देश जो साइज में बहुत छोटे हैं, वो हमेशा इस बात को लेकर आशंकित रहते हैं कि भारत उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। बिग ब्रदर वाला डर। हाँ, बिग ब्रदर का डर कि भारत उनके अंदरूनी मामलों में दखल देगा। और ये डर कई बार सही भी साबित हुआ है इतिहास में। हाँ, ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। भारत इस क्षेत्र में व्यापार, टेक्नोलॉजी और आर्थिक मदद का सबसे बड़ा सोर्स है। एक ही रिश्ते में सहयोग और तनाव दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई उदाहरण? जैसे बांग्लादेश के साथ रिश्ते को देखिए। एक तरफ तिस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर आज भी तनाव है, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। ये सहयोग और टकराव का एक क्लासिक कॉकटेल है जो भारत के लगभग हर पड़ोसी के साथ रिश्ते में दिखता है। मतलब एक कांस्टेंट पुश एंड पुल वाला रिश्ता है। हाँ, अच्छा, इन सारे तनावों और जटिल रिश्तों के बीच क्या कभी साथ मिलकर काम करने के लिए कोई मंच बनाने की कोशिश भी हुई? हाँ, कोशिश तो हुई थी, और वो भी बड़े जोर शोर से। कोई ऐसी जगह जहां ये सब देश एक टेबल पर बैठ सकें? बिल्कुल, उसी कोशिश का नाम है दक्षेश या सार्क। SARC। सार्क, हाँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में जब ये बना तो उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। सोचा गया था कि यूरोपियन यूनियन की तरह हम भी एक दिन एक मजबूत क्षेत्रीय ब्लॉक बनेंगे। तो इसका मेन मकसद क्या था? सिर्फ शांति की बातें करना है या कुछ ठोस काम भी? नहीं नहीं, कागज पर तो मकसद बहुत ठोस थे। गरीबी से लड़ना, व्यापार बढ़ाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना और कुल मिलाकर पूरे क्षेत्र के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। आइडिया ये था कि अगर हम आर्थिक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो राजनीतिक मसले अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। और इसी के लिए साफ्टा भी बना था। बिल्कुल, इसी सोच के तहत साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया भी बनाया गया। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि सार्क कोई बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी नहीं बन पाया। ये अपनी उम्मीदों पर खरा क्यों नहीं उतरा? इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह वही है जिस पर हम अभी बात कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान। से बात नहीं करते, ये तो कमाल का एनालॉजी है। लेकिन ये हकीकत है। बाकी सब गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते रहते हैं, लेकिन कोई जरूरी बात कभी नहीं हो पाती। सार्क के चार्टर में एक नियम है कि कोई भी विवादास्पद द्विपक्षीय मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। अच्छा। अब भारत पाकिस्तान के बीच तो सबसे जरूरी मुद्दे ही विवादास्पद और द्विपक्षीय हैं। सही बात है। तो नतीजा ये होता है कि मीटिंग में हाथ मिलाए जाते हैं, फोटो खिंचवाई जाती है, लेकिन असल मुद्दों पर बात ही नहीं होती। और जब इन दोनों देशों में तनाव बढ़ता है तो सार्क की समिट ही कैंसिल हो जाती है, जो कई बार हुआ है। और वो जो फ्री ट्रेड एरिया साफ्टा की बात हुई, उसका क्या हुआ? वो भी इसी राजनीति का शिकार हो गया। कागज पर तो टैरिफ कम कर दिए गए, लेकिन असलियत में देशों ने नॉन टैरिफ बैरियर्स खड़े कर दिए। मतलब टैक्स तो कम है, लेकिन आपका माल कस्टम पर महीनों तक क्लियर ही नहीं होगा, या फिर ऐसे स्टैंडर्ड लगा दिए जाएंगे जो आपका प्रोडक्ट पूरा ही ना कर पाए। तो नाम का फ्री ट्रेड था, पर हकीकत कुछ और थी। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते राजनीतिक दुश्मनी की खाई को पाट सकते हैं, या फिर जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो तब तक ये सब बातें बेमानी है? सार्क का अनुभव तो यही सिखाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे जरूरी है। जब तक लीडर्स बैठकर सबसे मुश्किल मसलों को सुलझाने की हिम्मत नहीं दिखाते, तब तक क्षेत्रीय सहयोग सिर्फ एक सपना ही रहेगा। इसीलिए अब आप देखेंगे कि सार्क लगभग ठंडे बस्ते में है और बिम्स्टेक जैसे दूसरे संगठन ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान नहीं है। जिनमें पाकिस्तान नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो समकालीन दक्षिण एशिया विरोधाभासों से भरी एक तस्वीर पेश करता है। यहाँ एक तरफ डेमोक्रेसी के लिए गहरी, कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान जैसे स्थायी संघर्ष हैं जो तरक्की के रास्ते में स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, और इन सब के बीच सार के रूप में सहयोग की एक, मतलब, टूटी हुई उम्मीद भी है।
बिल्कुल सही। और दक्षिण एशिया की इन उलझनों को समझना आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है। यहाँ जो कुछ भी होता है उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी, सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स पर पड़ता है। इस क्षेत्र का भविष्य तय करेगा कि दुनिया का भविष्य किस दिशा में जाएगा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आज के हमारे स्रोत हमें संघर्ष और सहयोग के मौजूदा ढांचों के बारे में बताते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, भविष्य में दक्षिण एशिया में और गहरे जुड़ाव या और ज्यादा बिखराव के लिए अगला बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है? क्या वो आर्थिक होगा, जैसे चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पूरे इलाके का नक्शा बदल रहा है, या फिर वो पर्यावरणीय होगा, जैसे जलवायु परिवर्तन और पानी का संकट, जो इन सभी देशों को या तो मिलकर काम करने पर मजबूर कर देगा या फिर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा? या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी 80 साल बाद, क्या ये वाकई में एक ताकतवर वैश्विक संरक्षक है, या सिर्फ एक ऐसी संस्था जो बड़ी ताकतों की राजनीति में उलझी हुई है? आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। और ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां, चाहे वो कोई महामारी हो, जलवायु परिवर्तन हो या फिर कोई आर्थिक संकट, वो किसी एक देश की सरहदों में नहीं बनती। कोई भी देश अकेले इनका सामना कर ही नहीं सकता। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत महसूस होती है और यूएन उनमें सबसे बड़ा है। ये सामूहिक बातचीत और एक्शन के लिए एक मंच देते हैं जो इनके बिना शायद मुमकिन ही ना हो। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि कुछ देशों के नेता साल में एक दो बार मिलते हैं। ये असल में है क्या, और इन्हें बनाया क्यों जाता है? हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ मीटिंग से कहीं ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए, अगर दुनिया भर की सड़कों पर कोई ट्रैफिक लाइट्स या नियम ना हो तो क्या होगा? पूरी तरह से अफरा तफरी। बिल्कुल, अराजकता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के लिए यही ट्रैफिक लाइट का काम करते हैं। ये बाकायदा संधियों या चार्टर्स के जरिए बनाई गई पक्की संस्थाएं होती हैं। इनका एक मुख्यालय होता है, हजारों कर्मचारी होते हैं और इनका काम ऐसे नियम बनाना है ताकि मतलब वैश्विक व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा की गाड़ी बिना टकराए चलती रहे। अच्छा, मतलब ये सिर्फ जंग रोकने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के जो रोजमर्रा के काम है वो ठीक से चलते रहें, ये भी पक्का करते हैं। हाँ बिल्कुल। युद्ध रोकना और शांति बनाए रखना शायद इनका सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम है। लेकिन इसके अलावा ये वैश्विक डाक व्यवस्था से लेकर हवाई यात्रा के नियम तक सब कुछ संभालते हैं। ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, देशों के बीच सहयोग बनाते हैं और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानक तय करते हैं। ये वो क्या कहते हैं, एक अदृश्य ढांचा है जिस पर हमारी आज की जुड़ी हुई दुनिया टिकी है। और इस ढांचे में सबसे बड़ा नाम, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जोर दिया गया है, वो है संयुक्त राष्ट्र। 1945 में बना और आज भी सबसे अहम है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएन सबसे ज्यादा व्यापक है। देखिए, इसकी स्थापना हुई ही दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद थी, और इसका मुख्य मकसद बस एक था कि इंसानियत को फिर कभी ऐसा मंजर ना देखना पड़े। ये इससे पहले जो लीग ऑफ नेशंस था, उससे कहीं ज्यादा मजबूत और दूरदर्शी था। और इसका दिल है इसकी सुरक्षा परिषद, यानी सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा परिषद, इसका जिक्र हम खबरों में अक्सर सुनते हैं, खासकर जब कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट होता है। लेकिन यूएन सिर्फ यही तो नहीं है ना? इसकी कई और शाखाएं भी हैं जिनके काम के बारे में शायद हम उतना नहीं जानते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादातर लोग यूएन को सिर्फ सुरक्षा परिषद से ही जानते हैं, लेकिन ये तो एक विशाल तंत्र का बस एक हिस्सा है। इसकी कई विशेष एजेंसियां हैं जो जमीन पर असल काम करती हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने चेचक जैसी बीमारी को दुनिया से मिटाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। हम्म। यूनिसेफ यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चों के टीकाकरण से लेकर उनकी पढ़ाई तक के लिए काम करता है। यूनेस्को हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाता है। यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ। मुझे पता चला कि यूएन का अपना डाक विभाग भी है, और वो अपने स्टैंप भी जारी करता है। ये बात दिखाती है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि अपने आप में एक तरह की वैश्विक इकाई है। हाँ, ये एक बेहतरीन उदाहरण है और ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ और विश्व बैंक ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें, ये सिर्फ युद्ध और शांति तक सीमित नहीं, बल्कि ये मानव जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है। तो ये एक विशाल संगठन है जिसे 1945 की दुनिया के लिए बनाया गया था।
लेकिन 1945 से लेकर 1990 तक दुनिया एक अजीब दौर से गुजरी, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ। इस महाशक्ति वाले टकराव ने यूएन के काम पर क्या असर डाला? इसने यूएन को, खासकर उसकी सुरक्षा परिषद को, लगभग पंगु बना दिया था। दुनिया दो खेमों में बटी थी। सुरक्षा परिषद में कोई भी बड़ा प्रस्ताव आता तो एक महाशक्ति उसे अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल करके रोक देती। वीटो, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं कि ये असल में है क्या? जरूर। वीटो का मतलब है एक सुपर पावर। सोचिए कि 15 लोगों की एक कमेटी कोई फैसला लेना चाहती है। 14 लोग हाँ कहते हैं, लेकिन अगर एक खास सदस्य, और यहाँ वो खास सदस्य हैं 5 स्थायी देश, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ना कह दें, तो वो प्रस्ताव वही रद्द हो जाता है। भले ही बाकी सब सहमत हों। हाँ, भले ही बाकी सब सहमत हों। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने दर्जनों बार एक दूसरे के प्रस्तावों को इसी तरह वीटो किया। तो आप कह रही हैं कि सुरक्षा परिषद एक तरह से ठप पड़ गई थी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पूरा यूएन ही बेकार हो गया था? डब्ल्यूएचओ या यूनिसेफ जैसी एजेंसियां तो तब भी अपना काम कर रही थी, है ना? बहुत अच्छा। की मदद करना, बच्चों को टीके लगाना, ये सब चलता रहा। लेकिन दुनिया के बड़े झगड़ों को सुलझाने की जो उसकी मुख्य भूमिका थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर 1991 में सोवियत संघ बिखर गया और शीत युद्ध खत्म हो गया। इस बदलाव ने यूएन को कैसे झकझोरा? ये यूएन के लिए एक नए जन्म जैसा था। अचानक वो गतिरोध खत्म हो गया। अब सुरक्षा परिषद में सहमति बनाना मुमकिन हो गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि 1990 के दशक में यूएन की भूमिका में एक नाटकीय उछाल आया। अच्छा। हाँ, शांति स्थापना अभियानों की संख्या बढ़ गई। जैसे जब यूगोस्लाविया टूट रहा था, तो वहां भयानक जाति हिंसा को रोकने के लिए यूएन में हजारों ब्लू हेलमेट सैनिक भेजे थे। ये वो जमीनी काम है जहां यूएन के सैनिक दो दुश्मन गुटों के बीच ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, ताकि आम लोगों की जान बच सके। तो मतलब शीत युद्ध खत्म होते ही यूएन अचानक अपनी नींद से जागा और एक्शन में आ गया। हम्म। लेकिन क्या 1945 के लिए बना एक सिस्टम अचानक 1990 की नई दुनिया के लिए पूरी तरह तैयार था? मेरा मतलब है, अब आतंकवाद, गृह युद्ध, पर्यावरण संकट जैसी नई समस्याएं थी। हम्म। मुझे लगता है यहीं से मुश्किलें शुरू हुई होंगी। बिल्कुल। यही वो समय था जब यूएन में सुधार की आवाजें जोर शोर से उठने लगीं। सवाल ये था कि क्या एक ऐसी संस्था, जिसकी संरचना 1945 के विजेताओं ने तय की थी, वो 21वीं सदी की सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व कर सकती है? दुनिया बदल चुकी थी। नए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति केंद्र उभर चुके थे। और यहीं पर भारत की भूमिका सामने आती है ना? हाँ। हमारे स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं कि यूएन सुधारों को लेकर भारत का क्या रुख रहा है। हाँ, भारत यूएन के संस्थापक सदस्यों में से है, लेकिन लंबे समय से ये महसूस करता रहा है कि अब व्यवस्था में बदलाव का वक्त आ गया है। भारत की सबसे बड़ी मांग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर है। और ये मांग मुख्य रूप से स्थायी सदस्यता को लेकर है, यानी उस हाई टेबल पर एक पक्की सीट जहां बड़े फैसले लिए जाते हैं। सही कहा। भारत का तर्क सीधा और साफ है। सुरक्षा परिषद आज की दुनिया की भू राजनीतिक हकीकत को नहीं दर्शाती। इसमें आज भी वही 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। ये 1945 की दुनिया की तस्वीर है। भारत पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, इस सबसे शक्तिशाली मंच से बाहर क्यों है? ये तो काफी मजबूत तर्क लगता है। भारत अपने दावे के पक्ष में और क्या कहता है? भारत कई आधारों पर अपना दावा पेश करता है। पहला, जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र और आबादी। दूसरा, यूएन के शांति अभियानों में भारत हमेशा से सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। हम्म, मतलब अपने सैनिक भेजे हैं। हाँ, दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में भारत ने अपने सैनिक भेजे हैं। तीसरा, भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। और चौथा, इसकी बढ़ती आर्थिक और तकनीकी ताकत। इन सब कारणों से भारत का मानना है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसलों में उसकी एक स्थायी और निर्णायक भूमिका होनी चाहिए। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है। लेकिन अगर भारत का केस इतना मजबूत है,
तो उसे ये सीट अब तक मिली क्यों नहीं? क्या कोई है जो भारत की राह में रोड़ा अटका रहा है और क्यों? ये एक बहुत बहुत ही जटिल मुद्दा है। भारत इस मांग में अकेला नहीं है। वो G4 नाम के एक समूह का हिस्सा है, जिसमें ब्राजील, जर्मनी और जापान भी शामिल हैं। ये सभी स्थायी सीट चाहते हैं। अच्छा। लेकिन इसका विरोध करने वाला भी एक समूह है, जिसे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस या मजाक में कॉफी क्लब कहते हैं। इसमें पाकिस्तान, इटली और अर्जेंटीना जैसे देश हैं। उनका तर्क है कि कुछ और देशों को स्थायी सीट देने से परिषद और ज्यादा ताकतवर और गैर बराबरी वाली हो जाएगी। इसके अलावा जो मौजूदा 5 स्थायी सदस्य हैं, उनमें से भी खासकर चीन भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। तो ये सिर्फ योग्यता का मामला नहीं बल्कि जटिल भू राजनीति और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वता का भी है। अब स्रोत एक और बाहरी चुनौती का जिक्र करते हैं। एक ध्रुवीय विश्व में यूएन की भूमिका। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका क्या मतलब है? इसे आसान बनाते हैं। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि खेल के मैदान में एक ही बहुत बड़ा ताकतवर खिलाड़ी है और बाकी सब छोटे हैं। शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ के बिखरने पर अमेरिका दुनिया का एक महाशक्ति बन गया। सही। उसकी सैन्य और आर्थिक ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि रेफरी यानी यूएन उस सबसे बड़े खिलाड़ी को नियम तोड़ने से कैसे रोक सकता है। और क्या यूएन ऐसा करने में सफल रहा है? यहाँ यूएन के सामने उसकी सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें 2003 में इराक पर हुए हमले में देखने को मिला। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना ही इराक पर हमला कर दिया था। हाँ, मुझे याद है। यूएन के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने इसे गैर कानूनी तक कहा था, लेकिन वे इसे रोक नहीं पाए। ये तो सीधे सीधे यूएन की प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़ा कर देता है। अगर सबसे शक्तिशाली देश ही उसके नियमों को नजरअंदाज कर दे, तो फिर उसकी क्या अहमियत रह जाती है? बिल्कुल, और यही केंद्रीय बहस है। आलोचकों का कहना है कि यूएन अक्सर अमेरिकी हितों का एक साधन बन जाता है, क्योंकि यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और उसके बजट में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ समर्थकों का तर्क है कि यूएन कमजोरी सही पर एक जरूरी मंच है। ये वो जगह है जहां छोटे से छोटा देश भी अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने अपनी बात रख सकता है और उस पर कूटनीतिक दबाव बना सकता है। मतलब बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। क्या यूएन वैश्विक सहयोग का प्रतीक है या महाशक्ति की राजनीति का एक अखाड़ा? ऐसा लगता है कि सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। हाँ, यूएन उतना ही असरदार हो सकता है जितने इसके सबसे शक्तिशाली सदस्य इसे होने देते हैं। ये एक आदर्शवादी विचार पर बनी संस्था है जो बहुत ही यथार्थवादी और क्रूर दुनिया में काम कर रही है। इसकी प्रासंगिकता पर बहस हमेशा चलती रहेगी। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मूल विचार से शुरुआत की, यूएन के विशाल तंत्र को समझा, शीत युद्ध के ठंडेपन से लेकर उसके बाद आई गर्मी तक का सफर देखा। हमने भारत की आकांक्षाओं और एक ऐसी दुनिया में यूएन की चुनौतियों पर भी बात की जहां एक ही शक्ति का बोलबाला है। हम जिस सवाल से शुरू हुए थे कि यूएन एक ताकतवर संरक्षक है या एक दांत विहीन संस्था, उसका जवाब शायद ये है कि ये दोनों है। और ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस दिन और किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए। संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्रीय राज्यों मतलब नेशन स्टेट्स की दुनिया के लिए बनाया गया था, जहां सरकारें ही मुख्य कर्ता धर्ता थीं। आज की दुनिया बहुत अलग है। आज गूगल, अमेज़न जैसी विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, शक्तिशाली गैर सरकारी संगठन है और इंटरनेट है जो सीमाओं को नहीं मानता। ऐसे में भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसा दिखना चाहिए? अगले 50 सालों मतलब इससे कहीं ज्यादा है और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा है। सोचिए, 20 साल पहले अगर किसी से पूछते कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो जवाब शायद होता पड़ोसी देश का हमला। आज पूछेंगे तो जवाब हो सकता है एक वायरस या साइबर अटैक बिल्कुल। या जलवायु परिवर्तन। हाँ। तो ये जो सुरक्षा का मतलब है, ये इतनी तेजी से कैसे और क्यों बदल गया? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम कहते हैं सुरक्षा, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका असल मतलब क्या होता है? देखिए, इसका सबसे बुनियादी मतलब है खतरों से आजादी। लेकिन जब हम देशों के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो ये सिर्फ किसी व्यक्ति की सुरक्षा नहीं है। यहाँ बात होती है देश के केंद्रीय मूल्यों की सुरक्षा की। केंद्रीय मूल्य जैसे जैसे
देश की संप्रभुता मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी, उसकी स्वतंत्रता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता यानी उसकी सीमाओं की सुरक्षा। अच्छा, अगर इन पर हमला होता है तो माना जाता है कि देश की सुरक्षा खतरे में है। यानी सिर्फ नागरिकों की जान बचाना नहीं, बल्कि देश की पहचान और उसके अस्तित्व को बचाना। तो क्या इसे देखने के भी अलग-अलग नजरिए हैं? बिल्कुल। और यहीं से ये विषय आप कह सकती हैं और भी दिलचस्प हो जाता है। मोटे तौर पर हम सुरक्षा की धारणा को दो बड़े हिस्सों में बांटते हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक। ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। जी, पारंपरिक और अपारंपरिक, ये सुनने में थोड़ा अकादमिक सा लगता है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? इसे ऐसे सोचिए, पारंपरिक सुरक्षा आपके घर के दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगाने जैसी है, ठीक है। ताकि कोई चोर ये डाकू यानी दुश्मन देश अंदर ना आ सके। आपका पूरा ध्यान दरवाजे, दीवारों और खिड़कियों को मजबूत करने पर है। आप सोचते हैं जितना बड़ा ताला उतनी ज्यादा सुरक्षा। समझ गया। मतलब अपनी सेना को मजबूत करो, हथियार खरीदो, अपनी सीमाएं सुरक्षित करो। बिल्कुल। शीत युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने इतने परमाणु हथियार जमा कर लिए थे। कि वो पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकते थे। हाँ, उनकी सुरक्षा की पूरी धारणा इसी बात पर टिकी थी कि हमारे पास तुमसे ज्यादा हथियार है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। ये पारंपरिक सोच का चरम था। तो फिर अपारंपरिक सुरक्षा इससे अलग कैसे हुई? अपारंपरिक सुरक्षा ये मानती है कि खतरा सिर्फ दरवाजे से नहीं आएगा। मतलब हो सकता है घर के अंदर वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी देश के भीतर गरीबी या कोई सामाजिक संघर्ष, अच्छा। या हवा में प्रदूषण इतना बढ़ जाए कि सांस लेना मुश्किल हो। ये हुआ जलवायु परिवर्तन। या फिर इंटरनेट के जरिए कोई वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम को ठप कर दे। साइबर हमला। जी, अब आपका दरवाजे पर लगा वो बड़ा सा ताला, वो इन खतरों से आपको नहीं बचा सकता। अपारंपरिक धारणा इन्हीं नए खतरों पर फोकस करती है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है इसे समझने का। इसका मतलब सुरक्षा का दायरा देश की सीमाओं से बढ़कर अब हर व्यक्ति के जीवन तक पहुंच गया है। बिल्कुल। तो ये नए अपारंपरिक खतरे कौन-कौन से हैं जिन्हें हम आज की दुनिया में देख रहे हैं? और ये खतरे अब किताबी नहीं रहे, हम सबने से महसूस किया है। आतंकवाद का खतरा वो सिर्फ अखबारों में नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी शहर के कैफे में महसूस हो सकता है। हाँ। जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो वो एक महामारी थी। उसने दिखाया कि एक वायरस कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं को भी घुटनों पर ला सकता है। सही बात है। या फिर सीरिया से यूरोप की तरफ जाने वाले शरणार्थियों का संकट, उसने पूरे यूरोप की राजनीति को हिला कर रख दिया। ये है अपारंपरिक खतरे। ये पासपोर्ट देखकर हमला नहीं करते। ये तो एक अजीब सी स्थिति है। मतलब हमारे पास दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइलें हो सकती हैं, लेकिन वो गरीबी या किसी महामारी के सामने लगभग बेकार है। तो फिर इनसे लड़ने का तरीका क्या है? क्या हमें अपनी पूरी सोच ही बदलनी होगी? बिल्कुल। और यहीं पर सहयोग मूलक सुरक्षा यानी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का विचार सामने आता है। सहयोग मूलक सुरक्षा। हाँ, यह इस बात को स्वीकार करता है कि कुछ लड़ाइयां अकेले नहीं जीती जा सकती। जब खतरा वैश्विक हो, जो किसी एक देश की सीमा को न मानता हो, तो समाधान भी वैश्विक सहयोग से ही निकलेगा। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता है? हाँ। असल दुनिया में तो हर देश पहले अपना हित देखता है। हमने वैक्सीन के मामले में भी देखा कि कैसे अमीर देशों ने पहले अपने लिए स्टॉक जमा कर लिए। ऐसे में वैश्विक सहयोग की बात कितनी यथार्थवादी है? आपका सवाल बहुत जायज है और ये इस विचार की सबसे बड़ी चुनौती भी है। राष्ट्रहित हमेशा पहले आता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये समझ भी बन रही है कि कई मामलों में सहयोग करना ही राष्ट्रहित में है। वो कैसे? जैसे अगर आपका पड़ोसी देश गरीबी और अस्थिरता से जूझ रहा है, तो वहां से शरणार्थी या बीमारियां आपके देश में भी आ सकती हैं, हाँ। है ना? आ सकती है। अगर दुनिया के किसी एक कोने में कोई नया वायरस पनपता है, तो वो कुछ ही हफ्तों में आपके शहर तक पहुंच सकता है। तो दूसरे देशों की मदद करना अब सिर्फ परोपकार नहीं, बल्कि अपने आप को बचाने का एक तरीका भी है। मतलब हम सब एक दूसरे से इतने जुड़ गए हैं कि किसी एक की समस्या सबकी समस्या बन जाती है। बिल्कुल। हम बनाम वो वाली सोच अब काम नहीं करती। ये सहयोग मूलक सुरक्षा का आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा है कि सब मिलकर काम करें, लेकिन असल दुनिया में इसे लागू करना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर भारत जैसे देश के लिए, जिसके सामने तो पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के खतरे एक साथ मुंह बाए खड़े हैं। भारत इस संतुलन को कैसे साधता है? भारत की स्थिति वाकई में बहुत जटिल है।
उसकी जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है वो मल्टी प्रोंग्ड है। मल्टी प्रोंग। जी, मतलब वो एक साथ कई दिशाओं में काम करती है, क्योंकि उसे एक ही समय पर कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अगर हम पारंपरिक सुरक्षा की बात करें, तो उस मोर्चे पर भारत क्या कर रहा है? देखिए, पारंपरिक सुरक्षा भारत के लिए हमेशा एक बड़ी प्राथमिकता रही है, खासकर अपने पड़ोस की चुनौतियों को देखते हुए। इसके लिए भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। हाल के वर्षों में हमने राफेल जैसे लड़ाकू विमानों की खरीद देखी है। ब्रह्मोस मिसाइल भी है। हाँ, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का विकास किया है। इसके अलावा सीमा पर, खासकर चीन से लगी सीमा पर, सड़कों और पुलों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया जा रहा है। ये सब पारंपरिक तैयारी का हिस्सा है। ताकि किसी भी सैन्य हमले का जवाब देने के लिए हम तैयार रहें। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हुई सैन्य तैयारी की बात। लेकिन जो अपारंपरिक खतरे हैं, जैसे आतंकवाद, जिसे भारत दशकों से झेल रहा है, या फिर वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने की जरूरत, उस दिशा में भारत की क्या रणनीति है? यहाँ भारत की कूटनीतिक ताकत काम आती है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने हमेशा वैश्विक सहयोग की वकालत की है। हम्म, यूएन में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म का प्रस्ताव भी भारत ने ही दिया था, ताकि आतंकवाद की एक साझा परिभाषा तय हो और कोई भी देश आतंकवादियों को पनाह न दे सके। और क्वाड जैसे समूह भी हैं। जी, भारत क्वाड जैसे समूहों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा में भी एक अहम किरदार निभाना चाहता है। यानी एक तरफ सैन्य ताकत, दूसरी तरफ कूटनीतिक साझेदारी। लेकिन भारत की सुरक्षा रणनीति का एक तीसरा पहलू भी है, जो शायद उतना चर्चित नहीं है देश के अंदर, कि चुनौतियां और आर्थिक विकास। सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा और सीधा है। इसे ऐसे समझिए, अगर देश के एक बड़े हिस्से में गरीबी है, बेरोजगारी है, तो वहां असंतोष और अस्थिरता पैदा हो सकती है। जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। बिल्कुल, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। इसलिए आर्थिक विकास अपने आप में एक सुरक्षा रणनीति है। जब लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, तो देश में शांति बनाए रखना आसान होता है। और शायद एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही आपको आधुनिक हथियार खरीदने और दुनिया में अपनी बात मजबूती से रखने की ताकत देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना आप एक मजबूत सेना नहीं रख सकते। भारत की मेक इन इंडिया पहल सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है, ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी जुड़ी है। जब हम अपने हथियार खुद बनाने लगते हैं, तो हम दूसरे देशों पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहते। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। हाँ, तो आप देख सकती हैं कि सैन्य ताकत, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक विकास, ये तीनों स्तंभ मिलकर भारत की सुरक्षा रणनीति को मजबूती देते हैं। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि सुरक्षा की परिभाषा अब सिर्फ सीमाओं और सेना की बाड़ में कैद नहीं है। ये आतंकवाद, गरीबी, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसी मानवीय चिंताओं के मैदान तक फैल चुकी है। और हमने ये भी समझा कि कैसे नए खतरों ने सहयोग मूलक सुरक्षा को एक जरूरत बना दिया है। हाँ, और ये भी देखा कि भारत की रणनीति इन सभी पहलुओं को एक साथ लेकर चलने की है, सैन्य तैयारी से लेकर वैश्विक सहयोग और आर्थिक विकास तक। ये एक समग्र दृष्टिकोण है, जो आज की जटिल दुनिया की वास्तविकताओं को स्वीकार करता है। आज की इस पड़ताल को समाप्त करने से पहले एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम भविष्य के खतरों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि साइबर युद्ध, जहां एक क्लिक से किसी देश का पावर ग्रिड बंद किया जा सकता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन जो खुद फैसले ले सकते हैं, या फिर पानी और साफ हवा जैसे प्राकृतिक संसाधनों के लिए होने वाले संघर्ष, तो क्या सुरक्षा की हमारी मौजूदा पारंपरिक और अपारंपरिक परिभाषाएं इन नई चुनौतियों को समझने के लिए काफी होंगी, या फिर हमें सुरक्षा को परिभाषित करने के लिए एक बिल्कुल नए अध्याय हैं? हमारा मिशन सीधा है, ये समझना कि पर्यावरण का मुद्दा सिर्फ पेड़ पौधों और मतलब जानवरों को बचाने का नहीं है। हम्म, ये असल में शक्ति, पैसा, इतिहास और इंसाफ की लड़ाई है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि दुनिया के नियम कौन बना रहा है, कीमत कौन चुका रहा है, और इस पूरे खेल में भारत कहाँ खड़ा है। चलिए देखते हैं। चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले, सबसे बुनियादी बात, हम्म, आखिर पर्यावरण को लेकर ये चिंताएं इतनी बड़ी और वैश्विक क्यों हो गईं? मतलब मेरे शहर का प्रदूषण तो मेरी समस्या है,
इसमें पूरी दुनिया क्यों कूदे? यही तो सारा खेल है। अच्छा, क्योंकि ये समस्याएं अब आपके या मेरे शहर तक सीमित नहीं रही हैं। हम्म। जब फैक्ट्री की चिमनी से निकला धुआं ऊपर जाकर पूरी दुनिया का तापमान बढ़ाता है, या जब समंदर में फेंका गया प्लास्टिक हजारों मील दूर किसी दूसरे देश के किनारे पर पहुंच जाता है, तो समस्या आपकी या मेरी नहीं रहती, हमारी बन जाती है। हमारी बन जाती है। और यहीं से साझी संपदा या ग्लोबल कॉमन्स का आइडिया आता है। साझी संपदा सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ऐसी चीजें जो सबकी हैं, किसी एक की नहीं। जैसे हवा, समंदर, अंटार्कटिका। हाँ। बिल्कुल। और जैसे ही कोई चीज सबकी हो जाती है, एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। क्या? इसे ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स कहते हैं। सोचिए, एक साझा चारागाह है जहां गांव के सभी लोग अपनी गाय चरा सकते हैं। ठीक है। हर कोई सोचेगा कि मैं अपनी एक और गाय ले आता हूँ, मेरे अकेले के करने से क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जब सब यही सोचते हैं, तो चारागाह तबाह हो जाता है। कोई उसकी देखभाल की जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि उस पर किसी एक का मालिकाना हक नहीं। लेकिन क्या ये सिद्धांत हमेशा लागू होता है? मुझे लगता है कि इतिहास में ऐसे कई समुदाय रहे होंगे जिन्होंने बिना किसी सरकारी नियम के अपनी साझी संपदा को, अपने जंगलों को, तालाबों को सदियों तक सहेज कर रखा है। शायद समस्या सबका होने में नहीं, बल्कि उस समुदाय की भावना के खत्म होने में है, जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है। ये एक बहुत ही मजबूत नुक्ता है, और आप सही हैं। कई स्वदेशी और स्थानीय समुदायों ने ये कर दिखाया है। लेकिन जब हम देशों के स्तर पर बात करते हैं, जहां खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हित दांव पर लगे हों, तो ये समुदाय की भावना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। हर देश उस साझा संसाधन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहता है, और यहीं पर टकराव होता है कि नियम क्या हो और उन्हें मानेगा कौन। और इसी टकराव से वो दिलचस्प सिद्धांत निकलता है जिसका जिक्र हमारे नोट्स में बार-बार है। साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियां। ये तो सुनने में ही एक पहेली जैसा है ना? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी साझी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अलग-अलग है। ये कैसे हो सकता है? ये वैश्विक पर्यावरण राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद सिद्धांत है। ये कहता है कि हाँ, पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, लेकिन लेकिन हम सब ने इसे बराबर गंदा नहीं किया है। अच्छा, इसलिए साफ सफाई की जिम्मेदारी भी बराबर नहीं हो सकती। एक मिनट। तो आप कह रही हैं कि 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में बैठकर दुनिया के नेता इस बात पर बहस कर रहे थे कि 1892 में किसने क्या किया था? कुछ हद तक हाँ। ये तो पर्यावरण विज्ञान से ज्यादा इतिहास और हिसाब किताब का मामला लगता है। बिल्कुल। ये सिद्धांत एक तरह से पर्यावरण के मुद्दे में एक नैतिक टाइम मशीन लगाने जैसा है। ये कहता है कि हम आज के प्रदूषण को 1850 के प्रदूषण से अलग करके नहीं देख सकते। तर्क यह है कि विकसित देशों ने औद्योगिक क्रांति के दौरान बिना किसी रोक टोक के कोयला और तेल जलाकर अपनी दौलत खड़ी की है। आज वायुमंडल में जो ऐतिहासिक कार्बन जमा है, उसका बड़ा हिस्सा उन्हीं की देन है। तो अब जब दुनिया को बचाने की बारी आई है, तो उन्हें सबसे ज्यादा बोझ उठाना चाहिए। तो ये एक तरह का पर्यावरणीय न्याय का विचार है, जो सिर्फ भूगोल तक नहीं बिल्कुल बल्कि इतिहास के पन्नों तक जाता है। सही। और मुझे लगता है यहीं पर सारा टकराव शुरू होता होगा, क्योंकि कोई भी देश अपने ऐतिहासिक पापों की कीमत आज चुकाना नहीं चाहता। आपने नब्ज पकड़ ली। विकसित देश कहते हैं कि ठीक है, इतिहास की बात छोड़ो, आज सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन कर रहा है उस पे ध्यान दो। वहीं विकासशील देश जैसे भारत और चीन कहते हैं, एक मिनट रुको। हाँ, आपको 150 साल मिले अपना विकास करने के लिए। हमें भी अपने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालना है। हमें भी विकास की गुंजाइश चाहिए। डेवलपमेंट स्पेस। हाँ, डेवलपमेंट स्पेस। वो कहते हैं कि जब हमारी बारी आई तो आप हम पर पर्यावरण के नाम पर बंदिशें लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये तर्क आज भी उतना ही मजबूत है? मतलब आलोचक कह सकते हैं कि चीन और भारत जैसे देश अब सिर्फ ऐतिहासिक उत्सर्जक नहीं, बल्कि वर्तमान के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से हैं। हाँ, तो वे कब तक विकास की गुंजाइश की आड़ ले सकते हैं? और यही आज की सबसे बड़ी बहस है। भारत का रुख इसी सिद्धांत पर टिका है। भारत कहता है कि आप कुल उत्सर्जन मत देखिए, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन देखिए। पर कैपिटा एमिशंस। हाँ, आज भी एक औसत अमेरिकी नागरिक एक औसत भारतीय नागरिक से कई गुना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। भारत का संदेश साफ है, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे, और हमने सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में दुनिया के सामने मिसाल भी पेश की है। बिल्कुल, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता हमारे लोगों का विकास है। तो भारत सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, बल्कि कुछ मांग भी कर रहा होगा। हाँ,
भारत और दूसरे विकासशील देश विकसित दुनिया से दो ठोस चीजों की मांग करते हैं। क्या है वो? पहला, पैसा, यानी क्लाइमेट फाइनेंस। अगर आप चाहते हैं कि हम कोयले की जगह महंगी सौर ऊर्जा अपनाएं, तो इसकी लागत में हमारी मदद करें। सही बात है। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आपके पास जो साफ सुथरी पर्यावरण अनुकूल तकनीक है, वो हमें सस्ते में या मुफ्त में मुहैया कराएं। क्योंकि ज्ञान पर कुछ देशों का कब्जा नहीं होना चाहिए, खासकर जब पूरी मानवता का भविष्य दांव पर हो। तो ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर अपने हक और बराबरी की लड़ाई भी है। बिल्कुल। भारत इस बहस में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी विकासशील दुनिया के लिए एक मजबूत आवाज बना हुआ है। एकदम। भारत का रुख इस पूरी बातचीत को एक नैतिक और राजनीतिक दिशा देता है। ये सब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और देशों की बातें हो गई, लेकिन मुझे हमेशा ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि आम लोगों पर इसका क्या असर होता है। क्या सड़क पर कोई आदमी इन सिद्धांतों की परवाह करता है, या फिर उनकी लड़ाई कुछ और ही है? उनकी लड़ाई अक्सर ज्यादा सीधी और ज्यादा खतरनाक होती है। यहीं पर पर्यावरणीय आंदोलन तस्वीर में आते हैं। ओके। ये आंदोलन हमें याद दिलाते हैं कि पर्यावरण का मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के आंकड़े नहीं है, बल्कि लोगों के घर, उनकी रोजी रोटी और उनका जीवन है। जब किसी गांव के पास जंगल काटे जाते हैं या नदी में फैक्ट्री का जहरीला पानी छोड़ा जाता है, तो वहां के लोग अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का इंतजार नहीं करते? बिल्कुल नहीं, वे सड़क पर उतरते हैं। जैसे भारत का चिपको आंदोलन, मुझे आज भी वो तस्वीरें याद हैं जहां गांव की औरतें पेड़ों से चिपक गई थीं ताकि ठेकेदार उन्हें काट ना सकें। हम्म। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक शक्तिशाली संदेश था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। बिल्कुल, चिपको आंदोलन एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन ने बड़े बांधों से होने वाले विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान का मुद्दा उठाया। हाँ। ये आंदोलन सिर्फ नीतियां नहीं बदलते, ये लोगों की सोच बदलते हैं। वे सरकारों पर दबाव डालते हैं और अक्सर उन हाशिए पर पड़े समुदायों की आवाज बनते हैं जिनकी बात कोई नहीं सुनता। तो एक तरफ लोग पेड़ों से चिपक रहे हैं, और दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू है कि सरकारें उन्हीं पेड़ों के नीचे दबे खनिजों, तेल और पानी के लिए आपस में लड़ रही हैं। हाँ, ये संसाधनों की भू राजनीति है। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। जहाँ कुछ लोग पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वहीं देश संसाधनों पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं। 20वीं सदी की पूरी राजनीति आप देखें तो मध्य पूर्व के तेल के इर्द गिर्द घूमती रही। सही बात है। जिसके पास तेल का नियंत्रण था, उसके पास दुनिया को चलाने की ताकत थी। आज ये लड़ाई पानी को लेकर और भी गंभीर हो रही है। पानी, जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। जब कोई नदी जैसे ब्रह्मपुत्र या नील एक से ज्यादा देशों से होकर बहती है, तो तनाव पैदा होना लाजमी है। बिल्कुल। कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा, कौन उस पर बांध बनाएगा, ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। निश्चित रूप से। और अब इस लिस्ट में एक नई चीज जुड़ गई है, रेयर अर्थ मिनरल्स। अच्छा। ये वो खनिज है जो हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में इस्तेमाल होते हैं। इनका ज्यादातर भंडार चीन में है। तो अब दुनिया में एक नई होड़ मची है कि इन खनिजों पर किसका नियंत्रण होगा। संक्षेप में, संसाधन बदलते रहते हैं, पर उन पर कब्जे की राजनीति वैसी ही रहती है। और जब हम संसाधनों पर कब्जे की बात करते हैं, तो अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये जमीनें खाली नहीं है, वहां लोग रहते हैं, खासकर मूलवासी या इंडिजिनस पीपल। इस पूरी कहानी में वे कहाँ हैं? वे इस कहानी के सबसे दुखद और सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं। मूलवासी समुदाय, जिन्हें हम भारत में आदिवासी कहते हैं, हजारों सालों से प्रकृति के साथ एक होकर रहते आए हैं। बिल्कुल। उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं, उनका घर है। नदी सिर्फ पानी नहीं, उनकी माँ है। उनकी पूरी संस्कृति, पहचान और आजीविका इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी है। लेकिन विडंबना देखिए, विकास के नाम पर सबसे पहली चोट भी उन्हीं पर होती है। यही तो त्रासदी है। जब किसी जंगल में खदान खोदी जाती है या कोई बड़ा बांध बनाया जाता है, तो सबसे पहले उन्हीं को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाता है। उनसे वादा किया जाता है कि उन्हें मुख्य धारा में लाया जाएगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन असल में वे अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान सब कुछ खो देते हैं। वे न घर के रहते हैं, न घाट के। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम पृथ्वी के सबसे पुराने संरक्षकों को ही प्रगति के नाम पर कुर्बान कर रहे हैं? ये एक कठोर लेकिन काफी हद तक सच्ची बात है। उनका संघर्ष दोहरा है। एक तरफ वे अपने पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ
वे अपने अस्तित्व और अपनी पहचान को बचाने के लिए। हम्म। वे कहते हैं कि हमें विकास नहीं चाहिए। ऐसा मत कहिए। हमें ऐसा विकास चाहिए जिसमें हमारी आवाज सुनी जाए, जिसमें हमारे जल जंगल जमीन पर हमारे पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दी जाए। बिल्कुल। वे खुद को धरती के असली रखवाले कहते हैं, और शायद वे सही भी हैं। तो आज की चर्चा को समेटे तो हमने वैश्विक चिंताओं से शुरू करके देशों के बीच ऐतिहासिक तर्कों को समझा, हम्म। फिर जमीनी आंदोलनों की ताकत देखी, संसाधनों पर कब्जे की होड़ को जाना, और अंत में धरती के असली रखवालों के संघर्ष को महसूस किया। बिल्कुल। ये साफ है कि पर्यावरण का मुद्दा सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि शक्ति, न्याय और राजनीति का एक बहुत बड़ा अखाड़ा है। बिल्कुल। और भविष्य के बारे में सोचने के लिए एक विचार ये है, अभी तक हमने उन संसाधनों की बात की जिन्हें हम जानते हैं, तेल, पानी, खनिज। हम्म। लेकिन क्या भविष्य में संसाधन की परिभाषा ही बदल सकती है? मतलब? सोचिए, टेक्नोलॉजी की मदद से हम आज के कचरे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या समुद्र में तैरते प्लास्टिक को हम्म। कल के मूल्यवान संसाधन में बदल सकें। एग्जैक्टली। अगर ऐसा हुआ तो उन नए संसाधनों पर किसका नियंत्रण होगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या उन्हें भी साझी संपदा माना जाएगा, या फिर जो देश इस टेक्नोलॉजी का मालिक होगा वो दुनिया का नया शहंशाह बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में नई तरह की भू राजनीति को विलन है जो हमारी पहचान, हमारी संस्कृति को खत्म कर रहा है। तो सच क्या है, हीरो या विलन? आज हम इसी पहेली को, इसी सवाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब का 7वां अध्याय है, जो बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस चैप्टर के हर जरूरी पहलू को इतने दिलचस्प तरीके से समझे कि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। हम 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, ये वैश्वीकरण आखिर है क्या और ये अचानक इतना बड़ा क्यों हो गया? दूसरा, इसका हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर क्या असर पड़ता है? और तीसरा, भारत की कहानी इसमें कहाँ फिट होती है? तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम वैश्वीकरण कहते हैं तो इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अमेज़न से सामान ऑर्डर करने तक ही सीमित है? ये सवाल ही सबसे जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग वैश्वीकरण को सिर्फ आर्थिक नजरिए से देखते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी मतलब इसके कई डायमेंशंस हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ चीजों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि ये विचारों, पूंजी, टेक्नोलॉजी और लोगों का एक तेज रफ्तार प्रवाह है या फ्लो है। ये प्रवाह इतना तेज है कि आज दिल्ली में बैठा कोई इंसान कैलिफोर्निया में हो रही किसी घटना पर तुरंत अपनी राय दे सकता है, या यहाँ की कोई कंपनी न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज से पैसा उठा सकती है। दुनिया के कोने कोने एक दूसरे से इस तरह जुड़ गए हैं जैसा पहले कभी नहीं था। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट पर वायरल हो रहा कोई कोरियन डांस वीडियो उतना ही वैश्वीकरण का हिस्सा है जितना भारत में किसी विदेशी कार कंपनी का प्लांट लगाना? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। दोनों ही वैश्वीकरण के अलग अलग आयामों को दिखाते हैं। एक सांस्कृतिक है और दूसरा आर्थिक। यही इसकी खूबसूरती और कह सकते हैं जटिलता भी है। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन ये जुड़ाव, ये फ्लो अचानक इतना तेज कैसे हो गया? मतलब सदियों से व्यापार तो होता ही रहा है। ऐसा क्या हुआ कि पिछली कुछ दहाइयों में दुनिया इतनी छोटी लगने लगी? स्रोत इसके पीछे क्या वजह बताते हैं? स्रोत इसके पीछे सबसे बड़ा कारण टेक्नोलॉजी को मानते हैं। जरा सोचिए, 80 के दशक में अगर आपको अमेरिका में किसी रिश्तेदार को चिट्ठी भेजनी होती थी तो उसे पहुंचने में हफ्ते, कभी-कभी महीने लग जाते थे। आज आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं और वो 1 सेकंड से भी कम में पहुंच जाता है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, फिर माइक्रोचिप और अब इंटरनेट, इन सब ने कम्युनिकेशन में एक क्रांति ला दी है। विचारों और सूचना का प्रवाह लगभग मुफ्त और तत्काल हो गया है। इसके साथ साथ दुनिया भर की सरकारों ने भी अपनी नीतियां बदली, व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाए, जिसे हम उदारीकरण या लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी का इंजन और राजनीतिक इच्छा शक्ति का ईंधन एक साथ मिले तो वैश्वीकरण की गाड़ी सुपरसोनिक रफ्तार से दौड़ने लगी। सकती है। चलिए अब इसी पर आते हैं। जब दुनिया इतनी तेजी से जुड़ रही है तो इसका असर भी तो हर चीज पर पड़ता होगा। इसे आसान बनाने के लिए चलिए 3 हिस्सों में देखते हैं।
राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। सबसे पहले राजनीति की बात करते हैं। मैंने सुना है कि वैश्वीकरण की वजह से सरकारें कमजोर हो रही हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी बहस है। राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण ने राज्य या सरकार की भूमिका को बदला है। एक तरफ ये तर्क दिया जाता है कि सरकारों की ताकत कम हुई है। अब कोई भी सरकार सिर्फ अपने मन की नहीं कर सकती। उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार, बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। पहले कल्याणकारी राज्य की धारणा थी, जहां सरकार का काम शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सुरक्षा देना था। अब सरकारों पर बाजार के अनुशासन में रहने का दबाव है, ताकि विदेशी निवेश आए। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि सरकारें अब बस कठपुतली बन के रह गई हैं? देश तो आज भी वही चला रही हैं, कानून वही बना रही हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत साफ करते हैं कि ये एक दो धारी तलवार है। जहां एक तरफ आर्थिक मामलों में सरकार की शक्ति थोड़ी कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की मदद से सरकार की अपने ही नागरिकों पर नजर रखने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आज सरकार के पास हमारे बारे में जितना डेटा है, उतना पहले कभी नहीं था। तो राज्य अप्रासंगिक नहीं हुआ है, बस उसका काम करने का तरीका और प्राथमिकताएं बदल गई हैं। वो अब भी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वाह! तो ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हुए। सरकार एक तरफ कमजोर हो रही है और दूसरी तरफ ज्यादा ताकतवर। कमाल है। चलिए, राजनीतिक असर की बात तो ठीक है, लेकिन सच कहूं तो जब भी कोई ग्लोबलाइजेशन कहता है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले पैसा आता है। बड़ी-बड़ी कंपनियां, बाजार। तो आर्थिक मोर्चे पे इसकी क्या कहानी है? हाँ, आर्थिक परिणाम शायद इसके सबसे मुखर और विवादास्पद पहलू हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ और विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं अब वैश्विक आर्थिक नीतियों को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। इसके कारण देशों के बीच व्यापार करना आसान हुआ है, टैक्स कम हुए हैं और पूंजी यानी पैसा आजादी से एक देश से दूसरे देश जा सकता है। इसका एक फायदा ये बताया जाता है कि अमीर देशों की पूंजी विकासशील देशों में आती है, जिससे यहाँ फैक्ट्रियां लगती हैं, रोजगार पैदा होता है और विकास होता है। भारत का आईटी सेक्टर और कॉल सेंटर उद्योग इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था का कंट्रोल बाहरी कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं? क्या इसमें खतरा नहीं है? एक छोटा दुकानदार किसी विशाल अंतर्राष्ट्रीय सुपरमार्केट चेन से कैसे मुकाबला करेगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज ककने रहे। यही वैश्वीकरण की आर्थिक आलोचना का केंद्र है। आलोचकों का कहना है कि यह व्यवस्था बड़े और अमीर देशों के फायदे के लिए बनाई गई है। इससे दुनिया में आर्थिक असमानता बढ़ी है। अमीर और अमीर हो गए हैं और गरीबों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। उनका तर्क है कि इससे सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों को फायदा होता है, जबकि छोटे उद्योग धंधे तबाह हो जाते हैं। इसलिए आर्थिक वैश्वीकरण को लेकर दुनिया भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी होते रहे। ये कोई आसान हाँ या ना का मामला नहीं है। समझ गया। मतलब एक तरफ विकास के नए रास्ते खुलते हैं तो दूसरी तरफ असमानता की खाई भी गहरी हो सकती है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प पहलू पर, सांस्कृतिक प्रभाव। ये वो चीज है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। मैं खुद याद करता हूँ, बचपन में सिर्फ दूरदर्शन आता था और आज मेरे भतीजे कोरियन ड्रामा और जापानीज एनिमे देखकर बड़े हो रहे हैं। क्या हमारी संस्कृति नीली जीन्स और बर्गर की लहर के नीचे दबकर खत्म हो रही है? ये डर बहुत स्वाभाविक है और इसे सांस्कृतिक समरूपता कहा जाता है, यानी पूरी दुनिया में एक जैसी संस्कृति का फैल जाना। डर ये है कि पश्चिम की प्रभावशाली संस्कृति, खासकर अमेरिकी संस्कृति, इतनी ताकतवर है कि वो स्थानीय संस्कृतियों को निगल जाएगी। हर कोई एक ही तरह के कपड़े पहनेगा, एक ही तरह का संगीत सुनेगा, एक ही तरह का खाना खाएगा। इसे कुछ लोग मैकडॉनलाइजेशन भी कहते हैं। तो क्या ये प्रक्रिया सिर्फ एक तरफा है? क्या सिर्फ पश्चिमी संस्कृति ही हम पर असर डाल रही है या हमारी संस्कृति का भी दुनिया पर कोई असर हो रहा है? कहीं तो हमारी छाप भी छूट रही होगी। है। स्रोत बताते हैं कि ये प्रक्रिया पूरी तरह एक तरफा नहीं है। इसे सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि हर संस्कृति बाहरी प्रभावों को अपने अनूठे अंदाज में अपनाती है, उसे बदल देती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मैकालू टिक्की बर्गर। बर्गर एक अमेरिकन चीज है, लेकिन भारत में आकर उसे यहाँ के स्वाद के हिसाब से बदलना पड़ा। या या फिर जब कोई जीन्स के साथ कुर्ता पहनता है, तो वो ना तो पूरी तरह पश्चिमी है और ना ही पूरी तरह भारतीय। वो एक नया मिला जुला रूप है। अरे,
तो इसका मतलब ये हुआ कि वैश्वीकरण का जो डर है कि वो हमारी संस्कृति को खत्म कर देगा, वो शायद गलत है। असल में हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है कि वो बाहरी चीजों को भी अपना रंग दे देती है। ये तो हमारी संस्कृति की ताकत हुई, कमजोरी नहीं। बिल्कुल। संस्कृति कोई स्थिर चीज नहीं है जो शीशे के बॉक्स में रखी हो। वो हमेशा बदलती रहती है, नई चीजें सीखती है और खुद को मजबूत बनाती है। तो संस्कृतियां ना तो गायब हो रही हैं और ना ही वैसी हैं जैसी पहले थी। वे ज्यादा जटिल और विशिष्ट बन रही हैं। और ये तीनों परिणाम, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक आर्थिक फैसले का सांस्कृतिक असर हो सकता है और एक सांस्कृतिक बदलाव का राजनीतिक परिणाम भी हो सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब आपस में गुथे हुए हैं। अब तक हमने वैश्वीकरण को एक वैश्विक नजरिए से समझा। चलिए अब इसे घर लाते हैं। इस सब का भारत के लिए क्या मतलब है? हमारी कहानी क्या है? भारत का अनुभव बहुत ही अनूठा रहा है। अंग्रेजों के समय में भी हम वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे, पर तब हमारी भूमिका सिर्फ कच्चा माल भेजने और बना बनाया सामान खरीदने वाले देश की थी। आजादी के बाद हमने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया से काफी हद तक बंद कर लिया, ताकि हमारे अपने उद्योग खड़े हो सकें। लेकिन 1991 में एक बड़े आर्थिक संकट के बाद भारत ने अपनी नीतियां बदली और अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। हाँ, 1991 के सुधारों के बारे में तो सुना है। तो जमीन पर इसका क्या असर हुआ? आम लोगों की जिंदगी में क्या बदला? बदलाव बहुत बड़े थे। सड़कों पर विदेशी गाड़ियां दिखने लगीं, दुकानों में विदेशी ब्रांड्स आ गए और सबसे बड़ी बात, सेवा क्षेत्र, खासकर आईटी और सॉफ्टवेयर में एक क्रांति आ गई। बैंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर ग्लोबल आईटी हब बन गए। लाखों युवाओं को नई नौकरियां मिली। इससे भारत में एक नया आत्मविश्वास से भरा मध्य वर्ग उभरा, जिसकी आकांक्षाएं वैश्विक थीं। भारत की आर्थिक विकास दर भी तेजी से बढ़ी। तो आर्थिक रूप से तो भारत ने इसे जोर शोर से अपनाया। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। तो क्या भारत में इसका कोई विरोध, कोई प्रतिरोध भी हुआ? यकीनन ये सबके लिए एक जैसी खुशखबरी लेकर नहीं आया होगा। हाँ, और भारत में ये बहस बहुत जीवंत और जोरदार रही है। स्रोत के अनुसार ये विरोध कई स्तरों पर हुआ है। एक तरफ वामपंथी संगठन है, जिनका मानना है कि इससे राज्य गरीबों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है और सारा फायदा बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को मिल रहा है। वे मजदूरों और किसानों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी या राष्ट्रवादी संगठन भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन उनकी चिंता का मुख्य कारण सांस्कृतिक है। उन्हें डर है कि पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण से हमारे पारंपरिक मूल्य और परिवार व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। मतलब एक तरफ से आर्थिक चिंता है और दूसरी तरफ से सांस्कृतिक। बिल्कुल। और इन दोनों के अलावा कई सामाजिक आंदोलन भी हुए हैं। किसानों के संगठन, पर्यावरणविद, आदिवासी अधिकार समूह, इन सब ने समय समय पर वैश्वीकरण की नीतियों का विरोध किया है, क्योंकि उनका मानना है कि विकास की इस दौड़ में उन्हें पीछे छोड़ा जा रहा है। इसलिए भारत में वैश्वीकरण की कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली बहस और संघर्ष की कहानी भी है। इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी की किताब हमें कोई एक तरफा जवाब नहीं देती। वो ये नहीं कहती कि वैश्वीकरण पूरी तरह अच्छा है या पूरी तरह बुरा, बल्कि ये लाभ और चुनौतियों के बीच की एक संतुलित तस्वीर पेश करती है। एकदम सही। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये समझना जरूरी है कि भारत का अनुभव इतना जटिल क्यों है। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा लोकतंत्र है। यहाँ वैश्वीकरण का असर मुंबई के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर अलग होता है और उड़ीसा के एक आदिवासी किसान पर बिल्कुल अलग। इसीलिए यहाँ इस पर कोई एक राय बनना मुश्किल है। ये सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य से जुड़ा एक गहरा सवाल है। बहुत खूब। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यह है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसका असर सिर्फ बाजार पर नहीं बल्कि सरकार और समाज पर भी पड़ता है। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इसे तेज किया और कैसे इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम हुए, जिनमें से कुछ फायदेमंद है तो कुछ चिंताजनक। और फिर हमने खास तौर पर भारत की कहानी को समझा कि कैसे 1991 के बाद हमने इसे अपनाया, जिससे हमें आर्थिक लाभ तो हुए, लेकिन साथ ही वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरफ से इसका जबरदस्त प्रतिरोध भी हुआ। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ती है।
जैसा कि स्रोत हमें बताते हैं कि वैश्वीकरण के फायदे और चुनौतियां दोनों हैं। तो भविष्य में भारत के लिए सही संतुलन क्या है? हमें किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए? तेज आर्थिक विकास को, भले ही उससे हमारी सांस्कृतिक पहचान पर कुछ असर पड़े, या अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से बचाए रखने पर जोर देना चाहिए, भले ही विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाए, या फिर अपनी राजनीतिक स्वायत्ता को सबसे ऊपर रखना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन तीनों के बीच एक स्थायी संतुलन बनाना संभव है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।